नमस्कार, वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट। नर्सिंग स्मार्ट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीपीआर यानी कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन के बारे में, और वो भी बड़ी डिटेल के साथ। एक्चुअल में सीपीआर कब देते हैं, क्या चीज़ है ये और क्या करते हैं इसमें, इससे लेकर के एग्ज़ाम्स में आपको क्वेश्चंस देखने को लगभग मिल जाते हैं। प्रोटोकॉल्स चेंज होते रहते हैं। लेटेस्ट प्रोटोकॉल क्या है जो लंबे टाइम से चल रहा है, गाइडलाइंस में क्या है, वो हम आपके साथ में यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। अपडेटेड प्रोटोकॉल कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन एक तरीके का इमरजेंसी प्रोसीजर है, और ये इमरजेंसी प्रोसीजर किसके लिए? बेसिक लाइफ सपोर्ट के लिए, BLS जिसको बोलते हैं। सीपीआर के लिए जो मेथड है, प्रोटोकॉल है, उसकी 3 स्टेप्स हैं। तो हम जो एक्ट करते हैं उसमें क्या क्या करते हैं, 2 काम करते हैं, और वो दोनों चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। सीपीआर जो हमारा एक्शन मोड है उसके अंदर हम क्या कर रहे होते हैं। सीपीआर में 2 चीज़ें करते हैं हम। एक करते हैं चेस्ट कंप्रेशंस, और दूसरा क्या करते हैं हम? आर्टिफिशियल वेंटिलेशंस। एक्चुअल में कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन यानी सीपीआर में जो प्रोटोकॉल मेथड है उसमें 3 एक्शंस हैं, लेकिन हम यहाँ पर 2 चीज़ें पढ़ रहे हैं, चेस्ट कंप्रेशंस और आर्टिफिशियल वेंटिलेशंस। ये क्यों करते हैं, रीज़न है उसके बिहाइंड, रीज़न है उसके लिए एक बहुत ही बड़ा। और वो रीज़न क्या है? वो रीज़न सिंपल सी बात है, चेस्ट कंप्रेशन कर रहे हैं किसके लिए? हार्ट के लिए। और आर्टिफिशियल वेंटिलेशन किसके लिए कर रहे हैं? लंग्स के लिए। इसका मतलब बॉडी में कार्डियक और दूसरा पल्मोनरी, इनके फंक्शंस को रिस्टोर करने के लिए सीपीआर दिया जाता है। कोई भी आपसे पूछ ले सीपीआर क्यों दिया जाता है, किसके फंक्शंस को रिस्टोर करने के लिए? हार्ट के फंक्शन को एंड लंग्स के फंक्शन को रिस्टोर करने के लिए। मीन्स कार्डियक एंड पल्मोनरी फंक्शंस को रिस्टोर करने के लिए हम सीपीआर देते हैं। कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन की बात कर रहे हैं तो क्वेश्चन उठना चाहिए कि इंडिकेशंस क्या हैं, किसको दिया जाएगा सीपीआर? क्या किसी भी पेशेंट को दे सकते हैं? क्या किसी भी अनकॉन्शियस पेशेंट को दे सकते हैं क्या? तो इसके लिए भी पर्टिकुलर इंडिकेशंस हैं, और उनमें सबसे बड़ा इंडिकेशन क्या है? कार्डियक अरेस्ट। यानी जिस पेशेंट को, जिस पर्सन को कार्डियक अरेस्ट आ गया है उसके लिए सीपीआर इंडिकेटेड है। जिस पेशेंट में आपको पल्स ही नहीं मिल रही, जो पेशेंट ब्रीद ही नहीं कर रहा, उनमें क्या है? सीपीआर इंडिकेटेड है। अगर पेशेंट ब्रीद नहीं कर रहा तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं होगी, और ऑक्सीजन टिश्यूज को नहीं मिलेगी तो क्या होगा? हाइपोक्सिया होता है। अब कोई आपसे पूछे कि हाइपोक्सिया का मीनिंग क्या है? लेस ऑक्सीजन इन टिश्यूज, इसका मीनिंग यही होता है। आपसे हाइपोक्सिया का मीनिंग पूछा जा रहा है और आप लेस ऑक्सीजन इन ब्लड कह दोगे तो वो गलत है। लेस ऑक्सीजन इन ब्लड के लिए क्या टर्म बना हुआ है, उसे हम बोलते हैं हाइपोक्सीमिया। दिस इज कॉल्ड एज हाइपोक्सीमिया। अगर ये हाइपोक्सिया कहाँ पर हो जाए? ब्रेन में हो जाए, यानी ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी हो जाए, तो हम इसे कॉल करेंगे सेरिब्रल हाइपोक्सिया। या फिर एकदम से ख़त्म ही हो जाए, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, दैट इज कॉल्ड एज सेरिब्रल अनोक्सिया। ऐसे केसेज में आप पेशेंट की प्यूपिल को अगर एग्जामिन कर रहे हैं तो प्यूपिल्स कैसी होंगी? डायलेटेड होंगी। प्यूपिल क्या होगी भाई? डायलेटेड होगी। आई में बताएंगे प्यूपिल डायलेटेड क्यों हो जाती है। जैसे ही आप किसी पर्सन को अनकॉन्शियसली गिरे हुए देखते हैं तो आपके दिमाग में तुरंत का तुरंत क्रिकेट वाला DRS दिमाग में आना चाहिए। DRS का मतलब डेंजर, R मीन्स रिस्पॉन्स, S मीन्स
शाउट फॉर हेल्प। हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। डी का मतलब क्या है यहाँ पर? डेंजर मीन्स आप अपने आसपास में और पेशेंट के लिए देखेंगे आसपास में कि कोई डेंजर का साइन तो नहीं है, कोई डेंजर तो नहीं है। आर मीन्स रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स के लिए पेशेंट का रिस्पॉन्स आपको चेक करना ज़रूरी है। और रिस्पॉन्स में आप कैसे देखेंगे पेशेंट को? आप पेशेंट से बोल सकते हैं, पेशेंट को थोड़ा सा शेक करते हुए, आर यू ओके, आर यू ऑल राइट, क्या आप ठीक हैं? इस तरीके से पेशेंट का रिस्पॉन्स आप चेक करेंगे। पेशेंट रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, कोई भी पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, देन यू विल शाउट फॉर हेल्प। पर्सन के रिस्पॉन्ड नहीं करने की कंडीशन में आप हेल्प के लिए चिल्लाएंगे, हेल्प के लिए आवाज़ लगाएंगे। जो आसपास में खड़े हुए लोग भी हो सकते हैं, और साथ में आप अपने मोबाइल फ़ोन से हेल्प के लिए कॉल कर सकते हैं इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज के लिए। तो ये है DRS, क्रिकेट वाला ही समझ लीजिए, ठीक है, डिसीजन रिव्यू सिस्टम। तो ये डेंजर, कोई डेंजर का साइन तो नहीं है यहाँ पर आसपास में। आर मीन्स रिस्पॉन्स, आर यू ओके, आर यू ऑल राइट, एस मीन्स शाउट फॉर हेल्प। ये मैंडेटरी स्टेप्स हैं CPR से पहले की, पता होनी चाहिए आपको। CPR शुरू करने से पहले साइंस ऑफ लाइफ देखनी हो तो हम दो तरीके से देखेंगे, पल्स एंड ब्रीदिंग से। पल्स कौन सी देखते हैं, ब्रीदिंग कैसे देखते हैं, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। पल्स को लेकर के एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। एडल्ट्स में कौन सी पल्स देखते हैं और चिल्ड्रन में कौन सी पल्स देखते हैं, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। एडल्ट्स में अगर हम पल्स देखेंगे तो कैरोटिड देखते हैं, चिल्ड्रन में देखेंगे तो फीमोरल पल्स देखते हैं। कितनी देर के लिए देखेंगे? केवल 10 सेकंड्स के लिए, केवल और केवल 10 सेकंड्स के लिए। एडल्ट्स में कैरोटिड पल्स देखते हैं, चिल्ड्रन में फीमोरल देखते हैं। कितनी देर के लिए? 10 सेकंड के लिए। ब्रीदिंग को कैसे असेस किया जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, और इसके लिए आपको एक एक्रोनिम दिमाग में रखना है। वो क्या है? लुक, लिसन एंड फील। लुक, लिसन एंड फील। यहाँ पर तीनों चीज़ों का मतलब क्या है? लुक का मतलब क्या है, लिसन से क्या मतलब है, और फील से क्या मतलब है? लुक मीन्स आप लोअर चेस्ट या फिर अपर एब्डोमेन की मूवमेंट को देखेंगे, यानी कि टू लुक द मूवमेंट ऑफ लोअर चेस्ट या फिर अपर एब्डोमेन। लिसन का मतलब नोज और माउथ से जो एयर पास हो रही है, जो एयर एस्केप हो रही है, क्या एयर, उसको लिसन करना। और थर्ड वन जो फील है, वो क्या फील है? ये नोज और माउथ से ही, नोज या माउथ से एयर की जो मूवमेंट है उसको फील करना, एयर की मूवमेंट को फील करना। यहाँ पर एयर के एस्केप को लिसन करना, एयर के एस्केप को लिसन करना, यहाँ पर एयर की मूवमेंट को फील करना है। अब आते हैं CPR की मेथडोलॉजी क्या है, मेथड क्या है, वो भी एडल्ट्स में और इन्फेंट्स में जो अलग अलग है आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। एडल्ट्स में CPR का मेथड है CAB, कैब से पढ़ेंगे, जबकि इन्फेंट्स के अंदर CPR का मेथड जो है वो ABC से ही देखते हैं। C का मतलब यहाँ पर किससे है? C का मतलब कंप्रेशन, A का मतलब एयरवे एंड B का मतलब ब्रीदिंग। यहाँ पर इन्फेंट्स में इन ABC, A मीन्स एयरवे, B मीन्स ब्रीदिंग, C मीन्स सर्कुलेशन या कंप्रेशन, ठीक है, कंप्रेशन फॉर सर्कुलेशन। CPR कार्डियक अरेस्ट के कितनी देर में शुरू हो जाना चाहिए? CPR कार्डियक अरेस्ट के 3 से 4 मिनट के अंदर ही शुरू कर देना चाहिए। इससे ज़्यादा जितना लेट होगा बॉडी के टिश्यूज़ को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, हाइपोक्सिया में जाएगा पेशेंट,
हाइपोक्सिया सेरिब्रल हाइपोक्सिया को लीड करेगा, सेरिब्रल हाइपोक्सिया, जिसकी वजह से परमानेंट सेरिब्रल डैमेज हो सकता है, कैन लीड टू डेथ। कि सीपीआर जो है 3 से 4 मिनट के अंदर ही शुरू कर देना चाहिए, अदरवाइज हाइपोक्सिया होगा, सेरिब्रल हाइपोक्सिया होगा, जिससे ब्रेन डैमेज हो सकता है और डेथ हो सकती है पेशेंट की पोजीशन के लिए सबसे पहले आप पेशेंट को किसी सर्वाइकल या स्पाइन की इंजरी के लिए ऑब्जर्व कीजिए कि पेशेंट को कोई सर्वाइकल या स्पाइनल इंजरी तो नहीं है, अदरवाइज पेशेंट को आप सुपाइन पोजीशन में ही रखेंगे। सुपाइन पोजीशन में आप पेशेंट को लिटा लीजिए। एग्जाम्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरफेस कैसी होनी चाहिए? फ्लैट एंड फर्म सरफेस होनी चाहिए, फ्लैट एंड फर्म सरफेस होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी गद्दे पर लिटा दिया जिसकी वजह से आप कंप्रेशन दे रहे हो और उसका कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा। अब आते हैं सीपीआर के सबसे पहले पॉइंट, कंप्रेशंस पे। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया क्या कि कंप्रेशंस किसके लिए कर रहे हैं हम, कंप्रेशंस किसके लिए कर रहे हैं हम, सर्कुलेशन के लिए। और सर्कुलेशन का मीन्स पेशेंट के हार्ट को रिवाइव करने के लिए हम ये कर रहे हैं, क्या, सर्कुलेशन देख रहे हैं और कंप्रेशन दे रहे हैं पेशेंट को। इसके लिए सर्कुलेशन देखने के लिए आपने क्या मेथड अपनाई, कैरोटिड पल्स आपने देखी थी, किसमें, एडल्ट्स में। कितनी देर के लिए, केवल 10 सेकंड्स के लिए, इससे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। ये 10 सेकंड्स के लिए एडल्ट्स में देखते हैं कौन सी पल्स, कैरोटिड पल्स, इतनी 10 सेकंड्स के लिए चिल्ड्रन में देखते हैं कौन सी पल्स, फीमोरल पल्स। ऑलरेडी याद होना चाहिए आपको। अब आपकी पोजीशन क्या होनी चाहिए पेशेंट के अगेंस्ट, आप पेशेंट के सामने कैसे रहने चाहिए। अगर पेशेंट ज़मीन पर है तो नील डाउन, अगर आपके वार्ड में पेशेंट है बेड पर है तो आप खड़े ही हैं। नील नेक्स्ट टू द पेशेंट। आपको पेशेंट की पल्स नहीं मिली तो वैसी बात आप कंप्रेशन शुरू करेंगे। और कितने कंप्रेशंस आपको देने हैं, अब एडल्ट्स, हमेशा एडल्ट्स और चिल्ड्रन की बात आएगी, इन्फेंट्स की बात आएगी कि चिल्ड्रन के अंदर कितने कंप्रेशन देने हैं, एडल्ट्स में कितने कंप्रेशन देने हैं, चिल्ड्रन में कितने देने हैं, इन्फेंट्स में कितने देने हैं। और वो भी सबसे बड़ी बात क्या आएगी कि रेस्क्यूअर कितने हैं, आप कितने लोग हैं, रेस्क्यू करने वाले कितने लोग हैं उस पे। तो उसको हम थोड़ा सा लेटर ऑन डिस्कस करते हैं। सबसे कॉमन चीज़ आप दिमाग में रखिएगा और वो क्या कि एडल्ट्स में हमेशा 30 कंप्रेशन देंगे। एडल्ट्स में हमेशा कितने कंप्रेशन देते हैं यहीं पर बताऊंगा मैं आपको सारी चीज़ें समराइज करके। कितने कंप्रेशंस एक साथ दिए जाने चाहिए, टोटल 30 कंप्रेशन दिए जाने चाहिए। किस में, एडल्ट्स में। ठीक है, किस रेट से दिए जाने चाहिए, ये 30 कंप्रेशन कितनी देर के अंदर दे देने हैं, किस रेट से दिए जाने चाहिए, आप पर मिनट के हिसाब से देंगे। किस हिसाब से देंगे, पर मिनट के हिसाब से देंगे। और पर मिनट का हिसाब आपको क्या रखना है कि 1 मिनट के अंदर 100 to 120 कंप्रेशन से चले जाने चाहिए 1 मिनट में। इसका मतलब पर सेकंड 2 कंप्रेशंस देने हैं, 2 कंप्रेशंस पर सेकंड। इसका मतलब 60 सेकंड के अंदर कितने कंप्रेशन हो गए, 120 कंप्रेशंस हो गए। यही रेट रखनी है, चाहे से आप ये रेट से चिल्ड्रन में रखे हों, इन्फेंट्स में देने हों, चाहे से सिंगल रेस्क्यूअर हो या डबल रेस्क्यूअर्स हो। ठीक है, आई होप ये ध्यान में रहेगी आपको। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीपीएससी का एग्जाम आने वाला है नेक्स्ट 10 डेज के अंदर। तो उसके हिसाब से आप दिमाग में रखिएगा कि कितने कंप्रेशंस आप एक साथ में देंगे। 30 कंप्रेशंस आप एक साथ में देते हैं। किस में, एडल्ट्स में। कितने रेस्क्यूअर हैं, तो अब दूसरी चीज़ भी दिमाग में रख लिएगा, चाहे से सिंगल रेस्क्यूअर है या 2 रेस्क्यूअर हैं, यानी कि एडल्ट्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे से रेस्क्यू करने वाला 1 पर्सन हो या 2 पर्सन्स हों पेशेंट को सीपीआर देने वाले। आप सिंगल रेस्क्यूअर है तो भी आप 30 कंप्रेशन देंगे, 2 रेस्क्यूअर्स हैं तो भी 30 कंप्रेशंस ही देंगे। कंप्रेशंस का जो रेट है वो क्या रहेगा, 100 से लेकर के 120 पर मिनट का, यानी 2 कंप्रेशंस हर 1 सेकंड्स में चले जाने चाहिए। ये ट्रेंड हर एक के लिए रहेगा, चाहे एडल्ट हैं, चाहे चिल्ड्रन हैं या इन्फेंट हैं। अब दूसरी बड़ी बात दिमाग में रखिएगा,
अगर सिंगल रेस्क्यूअर है तो चिल्ड्रन में भी 30 कंप्रेशंस होंगे और इन्फेंट्स में भी 30 कंप्रेशंस होंगे। लेकिन 2 रेस्क्यूअर्स हैं तो एडल्ट्स में तो मैंने आपको बताया ऑलरेडी, आपको 30 कंप्रेशन ही रहेंगे। एडल्ट में रेस्क्यूअर का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसको दिमाग में रखना आप। एडल्ट्स में रेस्क्यूअर का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं आपको रिवाइज करके भी बताऊंगा बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन समझिएगा यहाँ पर भी एडल्ट्स में रेस्क्यूअर का मीन्स 1 पर्सन हो रेस्क्यू देने वाला, 2 हों कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 30 कंप्रेशंस होंगे। चिल्ड्रन में कितने होंगे? 15 होंगे। इन्फेंट्स में भी कितने होंगे? 15 होंगे। कब? 2 रेस्क्यूअर होंगे तो, ठीक है, 2 रेस्क्यूअर होंगे तो केवल 15 कंप्रेशन देने हैं। रेट वही रहेगा 2 कंप्रेशन 1 सेकंड के अंदर, यानी 120 पर मिनट से 100 से 120 मिनट का आपको आइडिया होना चाहिए। क्लियर है? आई होप ये चीज़ें क्लियर है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, कंप्रेशंस कैसे देने हैं। देखिए आपकी जो हाथों की जो फिंगर्स हैं वो इस तरीके से इंटरलॉक्ड होनी चाहिए। पहली चीज़, आपके हाथों की पोजीशन देखिए, इस तरीके से आपकी जो दोनों हाथों की फिंगर्स जो हैं वो इस तरीके से इंटरलॉक्ड होनी चाहिए। आपका लेफ्ट हैंड जो है वो नीचे है, राइट हैंड इसको फिंगर्स को इंटरलॉक करके रखे हुए हैं। पहली चीज़, आपके हैंड की पोजीशन कहाँ होनी चाहिए? आपके हैंड की जो हील है, हील समझते हैं दोस्तों, आपके हैंड की हील, पैर की हील नहीं, हैंड की जो हील है वो ब्रेस्ट बोन के, यानी ब्रेस्ट बोन पर पेशेंट की चेस्ट के एकदम से बीच। देखो पहली बात तो पेशेंट के स्टर्नम पे होनी चाहिए, दूसरी बात चेस्ट के एकदम बीचों बीच होनी चाहिए। पेशेंट की चेस्ट के एकदम से बीच में होनी चाहिए। दूसरी बात, आपकी जो हील है किसकी? हाथ की, वो किस पे होनी चाहिए? पेशेंट की जो ब्रेस्ट बोन है यानी जो स्टर्नम है उस पर होनी चाहिए। आपकी पोजीशन क्या होनी चाहिए? आपकी पोजीशन जो है वो इस तरीके से होनी चाहिए कि आपके शोल्डर्स जो हैं वो आपके हैंड्स से ऊपर रहें। दूसरी बात, हील्स आपके जो एल्बोज जो हैं वो लॉक्ड होनी चाहिए, मोड़ना नहीं है, मोड़ते ही आपकी बॉडी का वेट जो है वो डिस्पर्स हो जाएगा, कंप्लीटली वेट नहीं जा पाएगा, पेशेंट को कंप्रेशंस प्रॉपरली नहीं जा पाएंगे, ध्यान रखिएगा। और इन कंप्रेशंस की जो नेचर है वो कैसी होती है? हार्ड एंड फास्ट, मतलब बताएंगे। हार्ड का मतलब कि फोर्स जाना चाहिए ताकि चेस्ट में कंप्रेशन हो। कितना कंप्रेशन होना चाहिए? 2 इंच का, यानी 5 सेंटीमीटर का कंप्रेशन होना चाहिए, इससे ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, रिफ्रैक्चर होने के चांसेस हो जाते हैं। फास्ट का मतलब कंप्रेशंस का रेट, रेट का मतलब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 100 से लेकर के 120 कंप्रेशंस 1 मिनट के अंदर जाने ही चाहिए। ये आपके कंप्रेशंस का तरीका है। देखिए वापस समझ लीजिए, आपके हैंड की पोजीशन किस पर? स्टर्नम पर, चेस्ट के एकदम से बीचों बीच में आपकी फिंगर्स इंटरलॉक्ड हैं। यहाँ से हील्स भी यहाँ से एल्बोज भी जो हैं आपकी लॉक्ड हैं, और आपके हैंड्स की पोजीशन, आपके जो शोल्डर्स हैं वो आपके हैंड से जो हैं ऊपर के लेवल पर होने चाहिए, ताकि आपकी बॉडी का वेट जो है वो पूरा का पूरा फोर्स जो है वो हार्ड जाए, मतलब पेशेंट की आपकी बॉडी का जो वेट है वो जाना चाहिए, आप जो फोर्स लगा रहे हैं वो पास होना चाहिए, डिस्पर्स नहीं होना चाहिए। अगर एल्बोज मुड़ेंगी तो ये क्या होगा? डिस्पर्स हो जाएगा। और चेस्ट जो है कितनी कंप्रेस होनी चाहिए? 2 इंच कंप्रेस होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर कंप्रेस होनी चाहिए। इससे ज़्यादा होने पर क्या होगा? रिफ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये एडल्ट्स की बात है, लेकिन अगर हम बच्चों की बात करें तो 1.5 इंच कंप्रेशन चाहिए, ध्यान में रखिएगा। आपने एडल्ट्स में तो इस तरीके से यूज किए, अपने हैंड्स यूज किए, पाम्स यूज की, इंटरलॉक्ड जिसमें फिंगर्स हैं इस तरीके से यूज किया। लेकिन इन्फेंट्स में क्या यूज करते हैं? या तो 2 फिंगर्स या फिर थंब से आप कंप्रेशन दे सकते हैं। किसमें? इन्फेंट्स के अंदर। आपसे कोई पूछ सकता है कि मैक्सिमम जो प्रेशर है वो वेट के हिसाब से कितना जाना चाहिए? 10 से 11 किलो का कंप्रेशन जो प्रेशर जो है वो पेशेंट की चेस्ट पर जाना चाहिए। अगर बीच में आप थक रहे हैं, अगर सिंगल रेस्क्यूअर हैं, थक रहे हैं, कितनी देर के लिए सीपीआर को रोक सकते हैं? 5 सेकंड से ज़्यादा सीपीआर नहीं रुकना चाहिए, लगे रहिए। हम मेथड की बात कर रहे थे। सबसे पहले हमने क्या पढ़ लिया? कंप्रेशंस पढ़ लिया। कुछ पॉइंट रह रहा है इसके अंदर से तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख करके।
दूसरे नंबर पर आता है एयरवे। अब एयरवे में आपको क्या करना है, एयरवे में दो तीन इम्पोर्टेंट चीज़ें दिमाग में रखनी है आपको। वो क्या कि देखना है एयरवे क्लियर है या नहीं है, एयरवे को क्लियर करना है। ठीक है, कैसे क्लियर करेंगे, क्या हो सकता है एयरवे में, माउथ में कुछ सिक्रेशंस हो सकते हैं, कोई वोमिटस हो सकता है, उसको रिमूव करना है, कोई फॉरेन बॉडी हो सकती है, फॉरेन पार्टिकल्स हो सकते हैं, उन्हें क्या करना है, रिमूव करना है। ठीक है, दिस इज क्लियरेंस ऑफ द एयरवे। लेकिन फिर भी एयरवे नहीं खुला तो कैसे एयरवे को क्लियर कर सकते हैं, एयरवे को ओपन कर सकते हैं, हेड टिल्ट करके। अब हेड टिल्ट जो है वो कैसे करते हैं, पीछे की तरफ में आपने हेड टिल्ट किया या फिर चिन लिफ्ट करके, हेड टिल्ट या चिन लिफ्ट करके आप एयरवे को क्लियर कर सकते हैं। एक होता है दोस्तों सेपरेट पढ़ेंगे हम जा थ्रस्ट मैनूवर। इसके अंदर क्या, टंग को, एयरवे को, टंग जो है वो एयरवे को ऑब्स्ट्रक्ट कर रही होती है, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, जा थ्रस्ट मैनूवर यूज करते हैं। ठीक है, नेक एंड हेड की पोजीशन क्या होनी चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी चाहिए। ये फ्लेक्शन में होनी चाहिए या एक्सटेंशन में होनी चाहिए, इट शुड बी इन हाइपर एक्सटेंशन। और ये आपको मैं दिखाता हूँ कैसे है हाइपर एक्सटेंशन। यहाँ देख सकते हैं आपको एयरवे को ओपन करने का तरीका, दिस इज चिन लिफ्ट हेड टिल्ट पोजीशन है दोस्तों, ये हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट। ठीक है, ये एयरवे को ओपन करने के लिए हम काम में लेते हैं। दूसरी बात, इससे देखिए आपके नेक एंड हेड क्या आ गए, हाइपर एक्सटेंशन में आ गए हैं। इसके अलावा आपने एक नाम और सुना होगा किसका, एब्डोमिनल थ्रस्ट का। ये एब्डोमिनल थ्रस्ट क्या होता है, जिसे हम हेमलिच मैनूवर भी बोलते हैं, यानी आप पेशेंट की ट्रेकिया में या फिर फेरिंग्स के अंदर कुछ अटक गया है, कुछ फॉरेन बॉडी अटक गई है, तो उसको रिमूव करने के लिए हम काम में लेते हैं। सेपरेट वीडियोज में डिस्कस करेंगे। ट्रेकिया या फेरिंग्स के अंदर कुछ फॉरेन बॉडी जो है वो चौक कर गई है, तो उसको रिमूव करने के लिए एब्डोमिनल थ्रस्ट यूज करते हैं। नाउ तीसरी स्टेप आती है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग जो है कैसे दी जा सकती है पेशेंट को, माउथ टू माउथ मेथड। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास में वहाँ पर एम्बू अवेलेबल हो, वार्ड के अंदर तो पेशेंट एडमिट है तो आपके पास में एम्बू मिल जाएगा। अब कितने ब्रीथ देने हैं, कितने वेंटिलेशंस पेशेंट को देने हैं, आपने एडल्ट्स के अंदर क्या स्टडी किया, 30 कंप्रेशन, तो 30 कंप्रेशन के साथ में 2 वेंटिलेशंस हम पेशेंट को देंगे। ठीक है, ये किसके लिए है, एडल्ट्स के लिए है, चाहे से रेस्क्यूअर 1 हो या 2 हों। रेस्क्यू टीम के अंदर लोग, रेस्क्यू देने वाले कितने लोग हों, चाहे 1 होगा तो भी एडल्ट्स के अंदर 32:2 का रेशियो है, कंप्रेशन इज टू वेंटिलेशन का 2 हैं तो भी यही है। लेकिन चिल्ड्रन में और इन्फेंट्स में क्या है, अगर रेस्क्यूअर 1 है तो 30:2 ही रहेगा, लेकिन रेस्क्यूअर 2 है तो क्या हो जाएगा, ये कंप्रेशंस आधे हो जाएंगे, वेंटिलेशन उतना ही रहेगा, 15:2, यानी कि ये कंप्रेशन टू ब्रीदिंग का रेशियो है। एडल्ट्स में चाहे रेस्क्यूअर 1 है या 2 है यही रहेगा, चिल्ड्रन में बदल जाएगा। कैसे, रेस्क्यूअर 1 है तो 30:2 और 2 हैं तो 15:2। कोई आपसे पूछ ले सीपीआर देने का कोई कॉम्प्लिकेशन भी हो सकता है क्या, सीपीआर के प्रोसीजर का कोई कॉम्प्लिकेशन भी है क्या, जी है। अगर आपने आवश्यकता से ज़्यादा फोर्स लगा दिया, हमने बोला कि कितनी डेप्थ होनी चाहिए कंप्रेशन की, 2 इंच होनी चाहिए, कंप्रेशंस कितने जाने चाहिए, 2 इंच तक, यानी कि 5 सेंटीमीटर तक। इससे ज़्यादा दे दिया तो रिब फ्रैक्चर के या फिर स्टर्नम फ्रैक्चर के चांसेज हो सकते हैं, रिब या स्टर्नम फ्रैक्चर के चांसेज हो सकते हैं। यही सब कुछ था सीपीआर को लेकर के। स्टिल कोई क्वेरी रहती है तो कांटेक्ट कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा, क्लियर करेंगे। आप बोलेंगे सर चौथी स्टेप रह गई क्या, डिफिब्रिलेशन हम सेपरेट पढ़ेंगे, डिफिब्रिलेटर जो यूज करते हैं डिफिब्रिलेशन वो सेपरेटली पढ़ेंगे।
ठीक है, जिसके अंदर AED आता है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग वीडियो।